हमारी पीएनएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, उसकी क्लास नंबर 8 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रीवियस क्लासेस के अच्छे रिस्पांस आपसे मिल रहे हैं हम लोगों को। एक रिक्वेस्ट और एक ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स अच्छे कमेंट्स जो आपको डाउट है वो तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ नहीं सीखी है वो भी लिखें। और सिलेबस को लेके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये इस तरीके से करा, या यूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर आया, तो सारी चीज़ें सिलेबस हम लोगों के सामने है। अभी शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ताकि इनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत जल्दी आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क मिलेगा, आप उसको सोल्व कीजिए, और ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए, कहाँ क्वेश्चन आए तो किस तरीके से हमको सोल्व करना है। क्योंकि याद करके आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और उतना सक्सेस का परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से काम आपको करने हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखें कि आपको अगर जुड़ना है तो ये मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि जितने भी और जो क्लासेस वगैरह जो चल रही है उससे आप आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। 9753 आपका 9986 मनीष सर का नंबर है। 9753749986 इस नंबर पे मैसेज कीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो आसानी से इस पर जुड़ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वांटम संख्या से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कि क्वांटम संख्या n = 4, n बताता है कि मुख्य क्वांटम संख्या, और स्पिन मान s, ठीक है, n = 4 और स्पिन मान -1/2 वाले एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। क्वांटम संख्या जो होती है किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके मुख्य ऊर्जा कोश के बारे में, उसकी स्पिन के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल्स के बारे में, ये सारी जानकारी हमें जो जिन संख्याओं से मिलती है वो जो है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n = 4, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के चौथे कोश के अंदर है, और स्पिन मान -1/2। अब स्पिन इलेक्ट्रॉन की दो तरीके से होती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए +1/2 वैल्यू होगी और इसके लिए -1/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर समझा, क्वांटम संख्या n = 4 है, स्पिन मान -1/2 वाले एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। हमें केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के देनी, 18 होगी, 16 होगी, 25 होगी या 27 होगी। तो इसका आंसर है 16। अब वो कैसे है उसको समझिए आप। फोर्थ शेल में कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे, n⁻2 या n² फॉर्मूले से निकालेंगे। तो n कितना है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, n = 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, यानी कक्षकों की संख्या हो गई 16। और आपको पता है कि एक कक्षक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते 2, हर कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो 16 × 2 कितने हो गए आपके 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए, लेकिन उसने पूछा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिसका घूर्णन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, वामावर्त दिशा में, घड़ी की दिशा के विपरीत हो, जिसका मान है 1 - 1/2 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाले 32। अब अगर 32 इलेक्ट्रॉन है तो 32 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, 2-2-2 करके अगर अपन बनाए, तो इसमें से क्लॉकवाइज यानी +1/2 कितने हो जाएंगे, आधे, और -1/2 भी कितने हो जाएंगे, आधे, ठीक है। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 है ना भाई। 16 तो आपके +1/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिनकी स्पिन है इस तरीके से वो हो जाएंगे, और बाकी बचे कितने 16, वो कौन से हो जाएंगे -1/2। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि n = 4, तो n = 4 निकाल लिया हमने। और स्पिन देखिए कि उनकी जो स्पिन है, उनका जो घूर्णन है इलेक्ट्रॉन का, वो -1/2 होना चाहिए। तो हमने पहले तो नंबर ऑफ जो है ऑर्बिटल्स, कक्षों की संख्या निकाली कि फोर्थ जो एनर्जी लेवल है, चौथे जो कोश है, उसके अंदर कक्षकों की संख्या n⁻2
फॉर्मूले से 4 का वर्ग होता 16, ठीक है। तो ये 16 तो कक्षकों की संख्या निकाल ली, और एक कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते कितने, 2, तो 16 में 2 का गुणा किया तो 32, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 32। इसमें से हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जिनकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी की दिशा के विपरीत हो। तो 32 इलेक्ट्रॉन तो कुछ स्ट्रक्चर उनका ऐसे होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो 32 के आधे तो क्लॉकवाइज होंगे, यानी घड़ी की दिशा में होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, दक्षिणावर्त होंगे, और बाकी जो बचे कितने बचे 16, वो सब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 16, यानी कि n बराबर 4 और स्पिन क्वांटम नंबर मान -1/2 ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 16 होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक जो वर्ड है, ये एरोमेटिक जो वर्ड है ये बना है एरोमा। एरोमा मतलब स्पेसिफिक स्मेल, जो कुछ विशिष्ट सुगंध कह सकते हैं कि स्पेसिफिक स्मेल लेके आते हैं, वो जो है एरोमा, उनको बोलते हैं एरोमेटिक। अब यहाँ पे नॉन एरोमेटिक ढूंढना अपने को, कौन इनमें से नॉन एरोमेटिक है। ये है बेंजीन, इसके साथ CH3, नाम ऑप्शन में नहीं दिए, मैंने लिख दिया ताकि आपको थोड़ा पहचानने में आसानी हो। टॉलुइन बोलेंगे, ये आपके 8 कार्बन वाला है और एक रिंग के अंदर है, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 जो है, इसके अंदर इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये 3 रिंग वाला है एंथ्रासीन, और ये है आपका विषम चक्री यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे पायरोल। तो इन चारों में से हमें ये ढूंढना है कौन इनमें से नॉन एरोमेटिक है। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन ये है जो नॉन एरोमेटिक है, बाकी ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। अब इसके पीछे रीजन ढूंढते हैं अपन के ऐसा क्यों है, ये नॉन एरोमेटिक क्यों और ये बाकी एरोमेटिक कैसे हैं। तो एरोमेटिक लक्षण का स्पष्टीकरण देंगे अपन हकल रूल से। हकल रूल बोलता है वे सभी समतली चक्री यौगिक, ठीक है, चक्री यौगिक मतलब एक रिंग हो जिनके अंदर, है ना, ये रिंग दिख रही है सबको अलग अलग, तो ऐसे यौगिक समतली चक्री यौगिक एरोमेटिक गुण दिखाते हैं जिनके रिंग में, चक्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मतलब इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, जिनके अंदर ये इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब एरोमेटिक गुण दर्शाएंगे। और यहाँ पे n होगा या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये n का मान इंटीजर्स में होगा, 1 2 3 4, इन मान को अपन यहाँ रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप समझें कि ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बेंजीन जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कितने दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, और 3 डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 3, ठीक है। तो ये मान कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो गया आपके 6 पाई, ठीक है। यहाँ कितने हो जाएंगे टोटल 5 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 2 कितने हो गए 10 पाई। यहाँ कितने हो जाएंगे 14, 3 रिंग है इसके अंदर, 1 2 डबल बॉन्ड, 3 ये 5 और 2 7, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे जो है एरोमेटिक गुण दिखाएंगे, अर्थात जिनमें 2 6 10 व 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे एरोमेटिक होंगे। अब ये क्यों नहीं है उसका देखते हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन में गिन ले 4 डबल बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या है एरोमेटिक नहीं है। 2 6 10 14 होता तो ये हो जाता, ये क्यों है इसको देख लेते हैं। पायरोल, ठीक है, पायरोल में देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो कितने हो गए 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो ठीक है 2 डबल बॉन्ड, तो 2 × 2 कितने होने चाहिए थे 4, यहाँ कितने बता रहा 6, तो एक ये भी है, ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पर ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 पाई हो जाएगी, इसलिए ये भी इसकी सीरीज में शामिल होगा। 2 6 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 6 है, तो पायरोल जो कि विषम चक्री यौगिक है, थोड़ा अलग है एरोमेटिक कंपाउंड से, लेकिन इस सूत्र को कहीं ना कहीं ये फॉलो करता है। तो पायरोल भी जो है विषम चक्री यौगिक होगा, और बाकी का ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लेंथेनाइड एलिमेंट से रिलेटेड है। लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व दिया हुआ है यहाँ पे गैडोलिनियम। लेंथेनाइड गैडोलिनियम केवल +3 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक लेंथेनाइड का तत्व है ये GD जिसका सिंबल है, ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्यों? कि कारण बताया गया है। पहला GD3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा। एक छोटा सा आयनिक आकार, स्मॉल आयनिक साइज है और उच्च प्रभावी परमाणुक आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका। जब ये इस अवस्था में होगा तब आयनिक आकार छोटा और उच्च प्रभावी परमाणुक आवेश है, इसलिए। अगला ऑप्शन है GD3+ में 4f0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, इसलिए ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। अगला GD गैडोलिनियम में एक अनूठा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है गैडोलिनियम के तीसरे आयनीकरण एंथैल्पी का मान क्या है? कम होए, इस वजह से जो है ये केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो इन 3 में से कौन सा सही, 4 में से कौन सा उत्तर सही है, इसके लिए हमें इसका थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। गैडोलिनियम जिसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो है 64 64। तो शुरुआत में आ जाएगा जीनॉन, फिर लिखेंगे 4f7 5d1 और 6s2, है ना। F ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनाइड सीरीज का। 4f में 7 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 है और S में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी बात को हम ध्यान से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। गैडोलियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि अब देखो +3 अवस्था में इसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे। जो सबसे लास्ट के जो शेल है, ये तो इनर कोर में है, अंदर की तरफ है, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो ये आसानी से जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले 2 जाएंगे फिर 1 जाएगा। तो जब तक ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तब तक ये +3 स्टेट में नहीं आएगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी ऊर्जा, और इस ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट को हमको एक जो है एटम परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में, जो न्यूनतम मात्रा में हमें ऊर्जा चाहिए, वो क्या हो जाएगी? हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण ऊर्जा, वो लगेगी हमको। ठीक है, तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, हमने इसको ऊर्जा दी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए अलग अलग बार, तो इसके पास ये सब 0 हो जाएगा और बचेगा केवल 4f7। और F में आपको पता है कि F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 14 14, और उसमें से 7 यहाँ फील है। एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला, या तो पूर्ण रूप से भरा हो या आधा भरा हो तो वो ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे 7। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या हो जाएगा? 4f7। ठीक है, 4f7 हो जाएगा। एक मिनट, ये गलत आ गया है, जो कि अर्धपूरित होने से क्या है? स्थायी है। अर्धपूरित हो गया 4f7, आधा भर गया है वो। ठीक है, ये 4f7 आपका क्या है? आधा भरा हुआ है। ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो ये 4f7 जब हो गया है तो ये अर्धपूरित हो गया। और अर्धपूरित का कॉन्सेप्ट क्या है? जब वो अर्धपूरित हो जाएगा तो वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से मुक्त कर देगा। कब देगा? कि शुरुआत के 3 इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित होना चाहता है। 4f7 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना हो जाएगा? 4f7। ठीक है, तो वो D के 1 इलेक्ट्रॉन और S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये आसानी से दे देगा, कम ऊर्जा लगेगी और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जैसे 3 इलेक्ट्रॉन दिए, अब ये अर्धपूरित अवस्था में आ गया और अर्धपूरित अवस्था में आने के बाद स्टेबल हो जाएगा, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है कि आयनीकरण एंथैल्पी का मान, तीसरे आयनीकरण एंथैल्पी का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। ये रहा, ये गैडोलियम के तीसरे आयनीकरण एंथैल्पी का मान क्या है? कम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, 2 ये और 1 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से देने के बाद ये 4f7 स्टेज में आ जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले जाएंगे। तो तीसरा आयनीकरण एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा IE1, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा निकलेगा IE2, फिर तीसरा निकलेगा IE3। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 2 और 3।
3 निकलने के बाद 4f7 आ गया, अर्धपूरित हो गया, स्टेबल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी, +3। और इसका सही ऑप्शन कौन सा है कि तीसरा आयनीकरण एंथैल्पी का मान इसका क्या होता है, कम होता है, मतलब कम ऊर्जा लगाकर ही हम आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये इसका सही आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी जीडी जो है आपका जर्मेनियम का एक क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनिक वाला, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। और इसको जब आप सोल्व करें, खुद सोल्व करें इसको जरूर, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सोल्व करें, हो सकता है आपको आता भी हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जर्मेनियम 32 जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 76 है, का सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक इनमें से कौन सा है, ये है 32 जर्मेनियम जिसका एटॉमिक मास 77, 33 आर्सेनिक जिसका एटॉमिक मास 77, स्कैंडियम 36 जिसका एटॉमिक मास 78 या स्कैंडियम 34 जिसका एटॉमिक मास है 77। इसमें सम न्यूट्रॉनिक कौन है, आइसोटोन। अब सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों का नंबर बराबर हो। तो हमें इन 4 स्पीसीज में से ढूंढना है कि किस स्पीसीज के अंदर जो है न्यूट्रॉन इसके और इसके बराबर हैं, वो स्पीसीज हमें ढूंढनी है। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और मजेदार तरीका देखेंगे। पहला वाला ले लिया मैंने 32 जर्मेनियम 77, पहला ऑप्शन लिया, लिख दिया इसका एटॉमिक मास परमाणु भार कितना 77। परमाणु भार निकालने का सूत्र प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आप जोड़ दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन परमाणु क्रमांक 32 है, एटॉमिक नंबर 32 है, और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर या प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने इसके अंदर 32। अब न्यूट्रॉन का नंबर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 77 में से 32 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 77 में से 32 माइनस होते आंसर कितना आ गया आपका 45। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन निकल के आगे 45 है। सेकंड वाला लिखिए, आर्सेनिक जिसका परमाणु भार है 77 और परमाणु क्रमांक है 33। तो परमाणु भार लिख दिया हमने, परमाणु भार का सूत्र प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, परमाणु भार है 77 और ये प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक है वही उसका प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 33। न्यूट्रॉन निकालना है तो 77 में से 33 माइनस होते हैं आंसर कितना आ गया 44। तो सेकंड वाले में न्यूट्रॉन कितना है 44, पहले वाले में कितना है तो 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्कैंडियम 78 जिसका परमाणु क्रमांक 36 है, तो परमाणु भार हो गया 76, वही प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या, तो कितनी है 36। न्यूट्रॉन निकालना है तो 78 माइनस 36 कर दीजिए, कितना हो गया आपका 42। तो तीसरे के अंदर जो है न्यूट्रॉन निकल के आगे 42। अब एक और बच गया अपना, ये रहा स्कैंडियम जिसका परमाणु भार है 77 और एटॉमिक मास है 34, वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 77 इज इक्वल टू 34 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो 77 में से 34 माइनस किया 43। चारों निकालिए लेकिन जिसका दिया था वो नहीं निकाला, उसको भी निकालिए। क्या दिया था, जर्मेनियम परमाणु भार 77 और परमाणु क्रमांक 32, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु भार कितना है 76 में से 32 को माइनस किया कितना आ गया 44। यानी हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 44 हैं। चलिए वापस इधर आते हैं, हमने अभी निकाला था 44 किस में आ रहे थे, 44 वाला ये रहा सेकंड ऑप्शन, इसके न्यूट्रॉन कितने 44 और हमको जो दिया गया था वो भी कौन सा था 44 ही था, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, घर पे जरूर कीजिएगा इसको, बहुत मजा आएगा। चलिए ऊपर चलते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर अपना है 5। ऑर्गेनिक का हमारा एक क्वेश्चन है कि डैश दिया है के निर्माण के लिए हमें कंपाउंड देखना किसका निर्माण करना है। के निर्माण के लिए तनुकृत यानी कि तनु किया गया है क्षारीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब कि माध्यम कौन सा है, बेसिक मीडियम है, क्षारीय माध्यम है। माध्यम कौन सा ले लिया हमने, क्षारीय। अभिक्रिया किसकी करवानी, पोटेशियम आयोडाइड की। किससे करवानी, पोटेशियम परमैंगनेट से। ऑप्शन दे रखे कि अगर इस पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4
से करवाएंगे तो क्या बनेगा, IO2 नेगेटिव बनेगा, IO4 बनेगा, IO3 नेगेटिव बनेगा, या आयोडीन का अणु बनेगा। ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये आयन है, IO2 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव। अब इसका सही उत्तर देखने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि अभिक्रिया किसकी हो रही है, केमेनोपोर की। किससे हो रही है, KI के साथ, एक बेसिक मीडियम में हो रही है। केमेनोपोर क्या है, ऑक्सीकारक के गुण दर्शाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये KI को KiO3 में परिवर्तित कर देता है। केमेनोपोर की अभिक्रिया जब हम KI से करवाएंगे तो उस KI को ये KiO3 में जो है परिवर्तित कर देगा, मतलब इस पोटेशियम आयोडाइड का क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, O3 आके जुड़ गया इसके अंदर। किससे अभिक्रिया करवाई, केमेनोपोर से। तनुकृत किया मतलब पानी मिलाया, बेसिक मीडियम है, और पोटेशियम आयोडाइड से हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस हमारा बनेगा। ठीक है, और साथ में बनेगा पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्साइड KiO3, मतलब KI को केमेनोफोर ने क्या कर दिया है, ऑक्सीकृत कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया है, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया है। या फिर इस अभिक्रिया को हम ऐसे देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड जब आयोनाइज हुआ तो हमें मिला I-। ठीक है, और पानी भी जो है आपका जो है डिसोसिएट हुआ है, तो उससे क्या मिला आपको, OH-, वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कितने 6 OH- आपको मिल गए। दूसरी बात, बेसिक मीडियम है, यहाँ पे क्षारीय माध्यम लिया गया है, तो क्षार भी कहीं ना कहीं आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, OH-। तो ये जो OH- है ये I- से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, IO3 नेगेटिव चार्ज, पानी के 3 मॉलिक्यूल, और ये जो 6 नेगेटिव मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ से रिलीज हो गए, चले गए। तो आंसर क्या आ गया आपका, आयोडीन का ऑक्साइड, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा आपका IO3 नेगेटिव। ठीक है, फिर से समझ ले, केमेनोपोर क्या है, ऑक्सीकारक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा और उसको ऑक्सीकृत कर देगा और KiO3 में बदल देगा। केमेनोपोर पानी से अभिक्रिया करवाई पोटेशियम आयोडाइड से, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड KOH और KiO3। ठीक है, आयोडीन और 6, या फिर इस रिएक्शन को ऐसे देख ले। ठीक है, आयोडीन ये यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा, IO3 बन रहा है और IO3 ये रहा, एक ही ऑप्शन है, IO3 एक नेगेटिव चार्ज। या इस तरीके से देख ले कि जो है KI जब आयनीकृत होगा तो I- देगा, और 6 OH- से जब इसकी रिएक्शन होगी तो IO3 नेगेटिव चार्ज, पानी के 3 मॉलिक्यूल और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है, IO3-। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा गया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे आपके। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन आदर्श व्यवहार से नकारात्मक विचलन दिखाएगा। बहुत ही मजेदार और शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है यहाँ जो दिए हुए हैं जो आदर्श व्यवहार यानी आइडियल बिहेवियर से नकारात्मक नेगेटिव विचलन, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। कौन सा ऐसा विलयन है जो आदर्श व्यवहार से नकारात्मक विचलन दिखाएगा। पहले ऑप्शन देखते फिर इसकी डिटेल स्टडी करना पड़ेगी, तभी जाके इसका आंसर दे पाएंगे। पहला वाला ऑप्शन है बेंजीन है या टॉलुइन का मिश्रण। हमने बेंजीन ले लिया C6H6 और टॉलुइन मतलब बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ गया तो टॉलुइन, इन दोनों का मिश्रण। या इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड C2H5Br C2Hi, या इथाइल एल्कोहल ले ले C2H5OH और पानी मिला दे उसका मिश्रण। या CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म जो कि एनेस्थेटिक है और CH3CO CH3 एसीटोन, इसका मिक्सचर। इनमें से कौन सा सही है, तो फोर्थ वाला आंसर इसमें सही है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण ऐसा है जो आदर्श व्यवहार से नकारात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अब ये नकारात्मक विचलन और ये आदर्श विलयन और ये सब क्या है, ये पहले समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि कैसे है इसका आंसर। आदर्श विलयन क्या है पूछे, उसको देखेंगे हम। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, वे विलयन जो सांद्रता और ताप के संपूर्ण रेंज पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ना। सीधे से शब्दों में बोल दे कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, वो सब आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहलाते हैं। हर ताप, हर सांद्रता पर
राउल्ट के नियम को जो फॉलो करे, वर्ड टू वर्ड जो फॉलो करे, बिल्कुल वो आदर्श विलियन हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसका उल्टा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलियन। वे विलियन जो राउल्ट के नियम से विचलन दिखाएं, राउल्ट के नियम के हिसाब से नहीं चल के अलग डेविएशन शो करेंगे, वो सब नॉन आइडियल या अनादर्श या वास्तविक विलियन होते हैं। अनादर्श विलियन कैसे होते हैं? वास्तविक विलियन होते हैं। ये जो है राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे। अब ये तो हो गया आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल हो गया जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब ये जो अनादर्श विलियन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा विलियन जो धनात्मक विचलन शो करेगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा, और एक ऐसा ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। हमारा प्रश्न भी था जो है आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन कौन दिखा रहा है, वो हमें ढूंढना था। तो धनात्मक विचलन का मतलब क्या, इसको समझ लेते हैं कि इस प्रकार के विचलन में विलियन के प्रत्येक घटक, अब विलियन जिन चीजों से बना है, चाहे सोल्यूट और सोलवेंट हो, वो ए और बी, प्रत्येक घटक ए बी आंशिक वाष्प दाब राउल्ट नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब की तुलना में अधिक होते हैं। यानी कि ऐसे अनादर्श विलियन है ना, ऐसे विलियन जो एक तो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, फिर दूसरी बात है कि इन विलियनों के जो वाष्प दाब होंगे, वेपर जो प्रेशर होंगे, वो क्या होंगे, राउल्ट के नियम से थोड़े ज्यादा होंगे, है ना। मान लो राउल्ट का नियम इतना बता रहा है कि x वाष्प दाब है, तो ये x से ज्यादा होंगे, भले +1 हो या +2 हो या +3 हो। तो राउल्ट के नियम में जितना वाष्प दाब बता रहा है उससे ज्यादा वाष्प दाब ये बताएंगे, कौन से, धनात्मक विचलन वाले। तो ऐसे विलियन क्या हो जाएंगे, धनात्मक विचलन वाले विलियन कहलाएंगे। अब कौन कौन आएगा इसके अंदर, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन CCl4 और बेंजीन C6H6, एसीटोन और बेंजीन का मिश्रण, एसीटोन और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3 का मिश्रण, और क्लोरोफॉर्म और इथाइल एल्कोहल। और उसके अलावा बहुत सारे हैं, ये कुछ खास आपके लिए लिख दिए ताकि कभी एग्जाम में आए तो और आप बुक से देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, एसीटोन बेंजीन का मिश्रण, एसीटोन इथाइल एल्कोहल का मिश्रण, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण। ये सब ऐसे विलियन हैं जो कि धनात्मक विचलन दिखाएंगे। आदर्श व्यवहार से किस प्रकार का धनात्मक विचलन दिखाएंगे, मतलब इनके जो वाष्प दाब होंगे, ये जिनसे मिलकर बने, इनके वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब आ गया अपना ऋणात्मक विचलन। तो ऐसे विलियन जो जिनके प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट नियम के अनुसार जो अपेक्षित वाष्प दाब की तुलना में कम होंगे, मतलब राउल्ट नियम में जितना वाष्प दाब है उससे इन विलियनों के वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होंगे, कम। वेपर प्रेशर क्या होता है, इतनी देर से हम वाष्प दाब के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर क्या है कि इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड है, ये थोड़ा हीट मिल रही, इसको गर्म हो रहा है, तो ये वेपर्स बन के ऊपर जा रही है, तो ये वेपर जो प्रेशर इस सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो लगाएंगे वो वेपर प्रेशर, वो वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन वाले विलियन ऐसे विलियन है जो राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब है उससे इनके वाष्प दाब थोड़े कम होते हैं। इसके उदाहरण है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, जो कि हमारा सही आंसर है, एक क्लोरोफॉर्म बेंजीन, एक पानी और HCl, और एक क्लोरोफॉर्म और ईथर। ये कुछ ऐसे विलयन हैं जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, और हमारा आंसर है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण जो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा लंबा आंसर है तो कभी कुछ भूल गए तो एक बार फिर से याद आ जाएगा। पहले आदर्श विलयन, वे विलयन जो हर सांद्रता और ताप की संपूर्ण रेंज पर आदर्श जो है राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, वो सब आदर्श विलयन हो जाएंगे। उसके बाद अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल, जो हर सांद्रता हर ताप पर राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करे, वो सब अनादर्श विलयन है। अब अनादर्श विलयन के दो प्रकार है, एक है धनात्मक विचलन दिखाने वाले और एक है ऋणात्मक। धनात्मक विचलन में क्या होगा कि इस प्रकार के जो विलयन है उनके जो घटक है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, उनके जो वाष्प दाब है राउल्ट नियम में जितना वाष्प दाब शो किया जाता है उससे इनके वाष्प दाब क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, एसीटोन इथाइल एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म इथाइल एल्कोहल का मिश्रण। ऋणात्मक विचलन, इस प्रकार के विचलन में प्रत्येक घटक के जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के अनुसार जो अपेक्षित, जो उम्मीद करते कि वाष्प दाब होना चाहिए, उससे इनके वाष्प दाब क्या होंगे, कम होंगे। वो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, दिखाएंगे। एसीटोन क्लोरोफॉर्म बेंजीन, पानी और HCl, वो क्लोरोफॉर्म और ईथर।
ये कुछ मिश्रण है जो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। तो आज की क्लास में इतना था। एक क्वेश्चन हमारा जो कमेंट में आया था, एक क्वेश्चन एक अभी सॉल्व करवाया था प्रीवियस क्लास में कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होगा। जिसका सही आंसर बताया था सोडियम एसिड है। उसका कारण बताया था कि सोडियम एसिड को जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो एक प्रबल जो है आपका विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलेगा और प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता ज्यादा होने से वो विलयन जो है प्रकृति में क्षारीय होगा। तो इसका डाउट इस तरीके से है, बाकी के 3 ऑप्शन भी उनको समझने हैं। तो उम्मीद है वो वीडियो देख के समझ लेंगे और बाकी लोग भी समझ ले। NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड पता है नमक है, और ये बना कैसे है कि NaOH और HCl इन दोनों की क्रिया से बना है ना। जो सोडियम जो क्लोराइड है वो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है, और एक मजबूत क्षार स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलकर बना है। तो ये क्या हो जाएंगे, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना हुआ यौगिक कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, पीएच जिसका होता है 7। तो ये ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। NaCl का जो जलीय विलयन है वो कैसा हो जाएगा, उदासीन। अगला है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है किससे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक वीक बेस, ठीक है, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। तो मजबूत क्या है, एसिड है, इसलिए ये विलयन भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ज्यादातर जो है आपको H+ आयन पानी में डिजोल्व करने के बाद, पानी में घोलने के बाद मिलेंगे। तो ये इस विलयन इस कंपाउंड का, इस यौगिक का जो जलीय विलयन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद बचा एक और आपका पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में क्या है कि इसका जो विलयन है उदासीन होगा, और वही कारण है वापिस कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है पोटेशियम सल्फेट। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है आपका KOH, उससे मिलकर बना है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पोटेशियम सल्फेट, और इसका जो जलीय विलयन है क्या हो जाएगा, उदासीन। तो 4 ऑप्शन देख लिए, एक आपका क्षारीय निकला, ये आपका उदासीन है, ठीक है, ये अम्लीय है, और ये फिर क्या है, उदासीन, और ये कौन सा है, क्षारीय है। तो उम्मीद है आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फिर से नंबर नोट कर देता हूँ यहाँ पे। वो जो नए स्टूडेंट्स हैं जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दें 9753 749986, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर दें जो नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं। क्लासेस जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे इंस्पिरेशन हमें मिलेगा। जैसे अब ये डाउट है, ये भी कमेंट बॉक्स में आया था कि ये हमको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनका डाउट सॉल्व किया, और उम्मीद है उनको समझ में आ जाएगा ये। तो आप भी और अच्छे कमेंट, आपको जो समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट की हमको पहले जानकारी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है आगे अच्छी क्लासेस बनाने में हेल्प करेगी। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। फिर कल मिलेंगे, कुछ होमवर्क आपके लिए लेके आएंगे, और आने वाले दिनों में लाइव क्लास भी आपकी होगी। थैंक यू।